कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट के PYQ और ये 2024 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एंड आई होप आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखिए। यूपी में भी अगर आपने यूपी टेट दिया है तो यूपी टेट के आंसर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। यूपी में सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। तो बस अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी प्रिपरेशंस को और अधिक स्ट्रांग कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखेंगे सीटेट दिसंबर में जो हुआ है 2024 के पेपर सेकंड का क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला एक सेकंड, आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से दिख रहा है एंड उसके आंसर्स भी दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। 30 क्वेश्चन है और आप इसके आंसर करिए एंड आप लास्ट के कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो खत्म होने के बाद कि आपके 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, आपने 30 में से कितने नंबर सही हुए हैं। एंड ये एक्यूरेट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक हुई है, आपने कितनी प्रिपरेशन की है अभी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीटेट दिसंबर 2024 सेकंड पेपर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। यानी कि अगर समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन वाले जो क्लासरूम है उसमें शिक्षक सबसे ज्यादा किस चीज पर एक्टिव होता है, यानी कि जो टीचर है वो क्या है, वो वहां पे क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर। सभी को एक प्रकार पढ़ाना, क्या टीचर जो है वो सभी को एक प्रकार अगर पढ़ाएगा तो क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देखा जाए। केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, क्या समावेशी एक कक्षा जो है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारे बच्चे धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय और अपनी अलग अलग एक्टिविटी, अपने अलग अलग IQ और अपने साथ एक अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ हैं, तो क्या वहां पे हम सिर्फ सभी बच्चों को एक प्रकार पढ़ा सकते हैं, या फिर केवल आप जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको पढ़ाएंगे, या फिर बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना सही है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं। हम यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे एंड सी हमारा बिल्कुल सही एंड अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि आप क्या करोगे, सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षण दोगे। यानी कि वहां पे आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ ज्यादा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ कम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं चीजों को। आप जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करते हो वो टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ के आते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता है, जो थोड़ा स्लो लर्नर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक शिक्षक हो एंड एज अ टीचर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी नीड क्या है वहां पे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीचिंग प्रक्रियाओं को करोगे। तो आंसर सी है एंड अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आप अपना आंसर सही कर ले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एंड ये दिसंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको पता है कि 25 में सीटेट नहीं हुआ था और अभी 26 में भी सीटेट हुआ एंड 2026 में सितंबर में आपके पेपर हैं। आपके पास बहुत ज्यादा दिन तो नहीं है, बट अगर आप अपने अभी जो टाइम बचे हैं अगर आप अच्छे से उसे यूटिलाइज करते हो तो आप इस बार अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए एंड लाइफ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। यानी कि अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया, यूपी टेट कर लिया, तो आप लाइफ टाइम उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखिएगा। अब आपको उसके बाद जीवन में कभी भी उस टेट को देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सीटेट दिसंबर में क्या है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि UDL में क्या शामिल नहीं है। चलिए बताइए कि इसमें क्या शामिल नहीं है। विविध शिक्षण माध्यम, विद्यार्थियों को लेवल करना, अनेक विद्यार्थियों के अवसर एवं अनेक अभिव्यक्ति के अवसर और विविध सहभागिता। अब आप बताइए कि जो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग है यानी कि UDL है, उसमें क्या नहीं है, उसमें B नहीं है। यानी कि विद्यार्थियों को लेवलिंग करना, लेबल करना इन द सेंस ये हो गया कि वहां पे किसी को नाम दे देना, लेवल कर देना कि तुम इस क्राइटेरिया में है, उसकी ये क्राइटेरियाज हैं, वो उसको एक लेवल, एक टैग दे देना, एक नाम दे देना। ये चीजें हमारे लर्निंग मेथड में यूज नहीं होती हैं। हम अगर इसे यूज करते हैं तो ये चीजें आपके टीचिंग को नेगेटिव पर्पस की तरफ लेकर के जाती है। तो आपको इसे नहीं यूज करना है अपने टीचिंग मेथड्स में और ना ही अपने क्लास में। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें विद्यार्थियों को लेबल करना नहीं है। एंड अगर आपने ये आंसर किया है तो डेफिनेटली आपने बहुत सही आंसर किया है। क्लियर।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नई अवधारणा सीखने की प्रभावित रणनीति है। जो नई अवधारणाएं हैं वो सीखने की प्रभावी रणनीति है। केवल रटाने की, केवल परिभाषा देने की, उदाहरण व प्रति उदाहरण देने की, या केवल गृहकार करने की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदाहरण प्रति उदाहरण देने की जो नीति है वही नई अवधारणा और सीखने को प्रभावित करता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपके स्क्रीन पर है एंड आप इसे सीरियस होकर के थोड़ा आंसर करिए। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार भाषा है। वाइगोस्की महोदय, थॉर्नडाइक, ब्रूनर और पियाजे महोदय, इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ आपको कुछ और भी टॉपिक्स कराऊंगी, जिसमें एक क्लासेस मैं ऑर्गेनाइज करा रही हूँ। सब उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो वीडियो मिले वो ऑथेंटिक हो, वो आपके रियल बेस एग्जाम लाइक हो। कुछ भी उठा के पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह लीजिए कि मेरे वैल्यूज में नहीं आते हैं। मैं कुछ भी उठा के आपको नहीं पढ़ाती हूँ। मैं उन सारी चीजों को डीपली देखूंगी, पढ़ूंगी, फिर उसकी नीड को समझूंगी कि वो पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, क्या है, कैसे है, एंड देन मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपके सामने वो क्लासेस लेकर के आती हूँ। तो आपको बहुत जल्द बहुत सारी चीजें मिलने वाली है इस चैनल से। तो डेफिनेटली आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल माध्यम है, संज्ञानात्मक विकास व सांस्कृतिक उपकरण है, केवल लिखित कौशल है, या केवल व्याकरण है। देखिए, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई होगी क्लासेस में कि जब ये केवल दिखे ना, तो आप कोशिश करिए कि ये केवल को कट कर दें। क्योंकि केवल जो है ना वो सही नहीं होता है, डेफिनेटली सही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, एंड बी अगर आपने बी टिक किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर टिक किया है। उसके बाद ये है कि प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? रटना, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, अनुभव आधारित अधिगम, या फिर अनुशासन। इसके राइट आंसर के साथ अगर हम जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा में अनुभव आधारित अधिगम होता है, जहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, जहाँ पे वो लर्निंग बाय डूइंग करता है, जहाँ पे वो करके सीख रहा है। वहां पे क्या होगा? वहां पे अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर आपने अगर अपने बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है, उसके दौरान हम सब ने लर्निंग प्लान्स, टीचिंग लर्निंग प्लान्स बनाए हैं। उसमें क्या होता है? उसमें हम प्रस्तावना रखते हैं, या फिर हम रखते हैं वहां पे कि पहले हम उसे उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे कि बच्चा अपने बैकग्राउंड से क्या सीख करके आया है, क्या पता हम उस टॉपिक के बारे में, जैसे मुझे अगर आपको रिसोर्सेज पढ़ाने हैं तो मैं आप ही के क्या करूंगी, क्लास में कुछ छोटे लेवल से क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि बच्चा एक टू द पॉइंट पे पहुंचे कि उसे आज रिसोर्सेज पढ़ना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी नीड क्या है, एंड उसके बारे में, उसके जो पास्ट में जो उसके पास नॉलेज है उसको मैं कैसे समराइज करके उसके प्रेजेंट के सिचुएशंस के साथ जोड़ करके एंड उसको समझा करके उसके बिहेवियर में ला करके उसके मैं फ्यूचर तक उसे पहुंचाऊं। तो ये चीजें क्या है? ये एक होती है टेक्निक, टीचर के पास होनी चाहिए, जिससे कि टीचिंग मेथड्स भी अच्छा हो, जो आप पढ़ा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट भी हो और बच्चे को समझ आए, एट द लास्ट बच्चे को समझ आए। क्लियर? प्याजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। प्याजे महोदय के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्थाएं क्या होती हैं? आपको पता होना चाहिए कि प्याजे महोदय ने 4 अवस्थाएं दी हैं: पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक एवं संवेदीगात्मक। अब इसमें से 11 वर्ष के बाद कौन सी एज है? तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी इसको गलत कर रहे हैं तो आपको प्याजे महोदय से एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पर है, आप उस टॉपिक को समझिए, उनके पूरे थ्योरी को समझिए, एंड उससे रिलेटेड मैंने आपको लगभग क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आप उसको कंप्लीट करिए, फिर आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस को गलत करना कम कर देंगे। क्लियर? जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? अब ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं जब से आपको क्लासेस करा रही हूँ, लगभग कितनी ही बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जेडपीडी, ब्रूनर, स्क्रीनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। सीडीपी में अगर आपको नंबर लाने हैं, पेडागोजी को सॉल्व करना है, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा। तो इसका तो किसी का गलत नहीं होगा। क्या होंगे? वाइगोस्की महोदय हो जाएंगे, डेफिनेटली वाइगोस्की होंगे। जेडपीडी का जो सिद्धांत है वो हमारे वाइगोस्की महोदय देते हैं। स्कीनर, ब्रूनर, प्याजे ये सब नहीं देते हैं। प्याजे को तो आपने ऊपर ही देखा, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं। क्लियर? बौद्धिकता सिद्धांत किसने दिया है? अब यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांतों की बात हो, बौद्धिकता की हो, और उसमें अगर बहु बुद्धि लगा हो, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की जाए,
तो ये स्पीयरमैन नहीं होंगे। स्पीयरमैन भी बुद्धि यानी कि अगर आपसे देखा जाए तो ये बुद्धि लब्धि सिद्धांतों को देते हैं, पर वो बहुबुद्धि सिद्धांतों को नहीं देते हैं। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हमारे करते हैं हॉवर्ड गार्डनर महोदय। तो अगर आपने सी आंसर टिक किया है तो आपने एकदम सही आंसर टिक किया है। तो अगर आप सी के साथ जा रहे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही आंसर टिक किया है, आपने 1 नंबर अपने सही कर लिए हैं। सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? वार्षिक परीक्षा, सतत मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा? सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? ये है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन बिल्कुल सही है। एंड अगर आप बी ऑप्शन के साथ जाते हो तो आपका आंसर सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन होता है। यानी कि बहुत अच्छा, जब आप सतत प्रक्रियाएं करते हो, लगातार प्रक्रियाएं करते हो, तो ये सीखने के प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस करता है। क्लियर? रचनावादी कक्षा में शिक्षक क्या है? अगर आपका जो क्लासरूम है वो रचनावादी है, वो क्रिएटिविटी पर फोकस करता है, वो रचनावादी है, वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उनके इंटरेस्ट को बिल्ड करता है, तो वो आप क्या कर रहे हो एज अ टीचर? आपकी उस सराउंडिंग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिकाएं हैं? क्या आप वहां पे एक नियंत्रक हो? नहीं। आप सुगमकर्ता हो सकते हो, परीक्षक भी नहीं हो, व्याख्याकर्ता भी नहीं हो, आप वहां पे एक सुगमकर्ता हो, आप वहां पे फैसिलिटेटर हो, यानी कि आप बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक हो, आपका काम है ये। क्लियर? तो सुगमकर्ता है आप। बाल विकास मुख्यतः रुक रुक कर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, सतत प्रक्रियाएं हैं, केवल शारीरिक परिवर्तन है या फिर केवल मानसिक परिवर्तन है? तो बाल विकास मुख्यतः रुक कर होने वाली प्रक्रियाएं तो नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका विकास रुक गया है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसके मोरल वैल्यूज में भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, और सिर्फ वो 2 साल का है तो 2 साल का ही रह गया है? नहीं होता ना ऐसा। सतत प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल। केवल नहीं। देखिए, शारीरिक और मानसिक ये दोनों विकास की प्रक्रियाएं हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम बी के साथ जाएंगे, क्योंकि बी ही हमारा सही हो जाएगा एंड अप्रोप्रिएट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, एंड आई होप कि आप इसका आंसर डेफिनेटली कर रहे होंगे। एंड आप वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। क्लियर? अधिगम सबसे प्रभावी तब होता है जब, कब होगा अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावी? रटाया जाए, अनुभव से जोड़ा जाए, दंड दिया जाए, या केवल नोट्स बनवाए जाए? अगर आप बच्चे को रटाते हो तो ये भी गलत है। अनुभव से जोड़ा जाए बिल्कुल सही बात है। जब हम बच्चे को उसके अनुभव से जोड़ते हैं, जब हम उसके एक्सपीरियंस के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, जब उसके डे टू डे लाइफ में होने वाले चीजों से उसे कनेक्ट करते हैं, तब हम अपने स्टडी को, अपने अधिगम को, अपने सीखने की प्रक्रियाओं को और अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो क्या है? एम क्या है? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन है अलग विद्यालय के लिए, सभी को समान अवसर देने के लिए, केवल दिव्यांगों के लिए, या केवल प्रतिभाशाली शिक्षा के लिए? नहीं, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है सभी के लिए, सभी बच्चे को समान वैल्यू देने के लिए, सबके समान अवसर के लिए, सबको समान सीखने के लिए। क्लियर? अगला देखिए कि क्या है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मोटिवेशन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बाह्य, आंतरिक, दंड या पुरस्कार? देखिए, सीखना, आपको पता है कि मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब यहाँ पे जो इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, सबसे ज्यादा सीखने को प्रभावित यही करती है। क्योंकि अगर आप बाह्य किसी चीज से प्रेरित हैं, बाह्य किसी चीज को देख करके प्रेरित हो रहे हैं उस काम को करने के लिए, जैसे आपको टीचर बनना है, तो आपके कुछ मोरल वैल्यूज ये भी तो होंगे कि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है, इसलिए ताकि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, समाज में अपना कुछ योगदान दे सकूं। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है? ये मेरी आंतरिक प्रेरणा है। मुझे शिक्षक क्यों बनना है? ताकि मैं अपनी भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊं सोसाइटी में। मैं कुछ अपने, जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मुझे समझाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर होना एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो ये क्या है? ये मेरी इंटरनल मोटिवेशन है, ये मेरे अंदर की भावनाएं हैं, मैं ऐसा सोच रही हूँ, इसलिए मैं इस टीचिंग फील्ड में आना चाहती हूँ। क्लियर? तो बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे आप। व्यक्तिगत भिन्नताओं को शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनको अनदेखा कर देंगे? आप स्वीकार करेंगे? आप समाप्त कर देंगे या दंड देना चाहेंगे?
तो हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करेंगे। हम ना ही उन्हें अनदेखा करेंगे, ना ही उनको दंड देंगे और ना ही उन्हें समाप्त करेंगे। हम बी के साथ जाएंगे एंड अपना आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। आप बी ऑप्शन सेलेक्ट किया। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी करता है, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? आपकी लर्निंग को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन बनाता है? आपकी रुचि, यानी कि आपके सीखने का इंटरेस्ट, ऑप्शन ए है। बी कहता है भय, सी कहता है दंड और डी ऑप्शन है भाग्य। देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार एलिमिनेट करते हो तो आपका ऑप्शन ए निकल आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या करती है, हमारे सीखने के तरीके को प्रभावी करती है। यानी कि अधिगम हमारा लर्निंग जो हमारी है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है हमारी रुचि। अगर हमें किसी चीज को करने में रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, मेरा मन ही ना लगे, तो मैं उस चीज को कब तक कर पाऊंगी? मैं कुछ ना दिनों में मैं बोर हो जाऊंगी, मैं उसे छोड़ दूंगी। तो अगर आपका किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, टीचर बनने में इंटरेस्ट है, आप बनना चाहते हो, आपकी रुचि है, तो आप इस सारे के सारे जो चीजें हैं ना, सारी प्रक्रियाएं हैं, उससे इजीली निकल जाइएगा और एक अच्छे शिक्षक बन जाइएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसीई का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, सतत सुधार करना, केवल परीक्षा देना या रैंक देना? सीसीई का मतलब है कि सतत सुधार करना, और सीसीई की प्रक्रियाएं हमारे मॉडल स्कूलों में, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स में शामिल है। अगला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ना आए ये भी नहीं हो सकता है, तो ये किसने दिया है? अब ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पियाजे महोदय हैं, वाइगोस्की हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं या फिर फ्रायड है? तो स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत हमारे वाइगोस्की महोदय देते हैं एंड वाइगोस्की महोदय सामाजिकता की बात करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वाइगोस्की महोदय के कौन से सिद्धांत हैं। भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या है? भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या होता है? यानी कि अगर हम बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाते हैं तो उसके लिए किस तरह की एक्टिविटीज करने पर बच्चा ज्यादा एक्टिवली सीख लेता है? सामाजिक अंतःक्रिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड ऑप्शन है दंड, थर्ड ऑप्शन है रटाना एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता है। आप देखोगे कि आप अगर किसी लैंग्वेज को बच्चे को सिखा रहे हो, वो नहीं सीख पाता है, बट उसके सराउंडिंग में आप उस टाइप के लैंग्वेजेस को बोलना शुरू कर दीजिए, वो डेफिनेटली धीरे धीरे उस एक्टिविटी को, उस लैंग्वेज को या फिर किसी भी चीज को वो सीखना शुरू कर देता है। तो सामाजिकता एक बहुत अच्छी भावना है। सीखना सबसे अधिक प्रभावित कब होगा? लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? सक्रिय भागीदारी से। ठीक है, बी ऑप्शन है चुपचाप पढ़ने से, सी ऑप्शन है केवल सुनने से और डी ऑप्शन है केवल लिखने से। अगर आपने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर है एंड एक सेकेंड, ये है कि बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? अगर आपकी क्लास में बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो आप एक शिक्षक हैं, आप उसको कैसे टैकल करिएगा? आप उनकी त्रुटियों को किस तरह से देखिएगा? असफलता के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में, सीखने की प्रक्रियाओं के संकेत के रूप में या फिर दंड के आधार में? देखिए हमारी जो पॉलिसीज हैं, यानी कि जो सीडीपी है, पेडागोजी है, वो कहती है कि सीखना बच्चे के त्रुटियां सीखने की एक प्रक्रिया है। अगर आप गलती करते हो तो आप सीखने की प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं सीखूंगी ही नहीं, मैं जानूंगी ही नहीं, मैं चीजों को करूंगी ही नहीं, तो मेरे से ना गलत होगा ना सही होगा। अगर मैं कुछ करूंगी, अगर मैं सीखूंगी, अगर मैं पढ़ूंगी, तभी तो मेरे से गलतियां होंगी। अब मैं पहले ही सोच के बैठ जाऊंगी अरे यार नहीं, मेरे से तो गलती हो जाएगी, मेरे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ना मैं कोशिश करूंगी, ना मैं उस चीज को करना स्टार्ट करूंगी और ना उस चीज को मैं कभी कर पाऊंगी। क्लियर? तो आपको कहीं जाने के लिए सबसे पहले कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? अब इंटरनल मोटिवेशन क्या है ये आप मुझे बताओगे। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, सीखने में रुचि के कारण पढ़ना और माता पिता के दबाव से पढ़ना। ये सबसे अच्छा आंसर है बी। बी कहता है कि आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, आपकी रुचि हो किसी चीज में, आप ना ही पुस्तक के लालच से, ना ही किसी के डर से, ना ही दबाव से अगर आप पढ़ते हैं। एक सेकंड, मैंने बी ऑप्शन किया नहीं, देखिए सी, यही चीजें हैं, मैं टिक कुछ और कर रही हूँ, बोल कुछ और कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, सिली मिस्टेक है। सी ऑप्शन के साथ जाइए, यानी कि सीखने में रुचि के कारण पढ़ना ही डेफिनेटली सही हो जाएगा। जब आप किसी चीज को रुचि के साथ करते हो, यानी कि अपने इंटरेस्ट के साथ करते हो, तो वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा यूजफुल होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्या करना चाहिए, बच्चों को सक्रिय रूप से
सीखने में शामिल करना चाहिए। एंड बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर भी है। तो अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने सही आंसर सेलेक्ट किया है। रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिव्ह जो क्लासेस होती है, दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है। कैसे होता है? केवल शिक्षक के द्वारा नहीं, केवल पुस्तक से नहीं, क्या है, शिक्षार्थी के अनुभव एवं सहभागिताओं से। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात किया जाए तो समावेश, उस वहां पे हमारे पास किस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए? सभी के लिए एक जैसा, केवल लिखित, लचीला व विविधतापूर्ण एवं केवल मौखिक। यहाँ पे आप ऑप्शन ए के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको सी टिक करना है, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है कि हम वहां पे फ्लेक्सिबल एंड जो विविधताएं हैं, यानी कि हम अलग अलग उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको हेल्प करेंगे, तो सी के साथ जा सकते हो आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 की बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अगर आपने उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो आपको खुले प्रश्न सुनने होंगे, यानी कि उनको प्रश्न करने की उनकी जो मल्टीपल थिंकिंग है ना, उसे और अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? हम क्या करते हैं कि डांट देते हैं क्लास में, कह रहे नहीं बस करो, तुमने कितना पूछ लिया, ये क्या पूछ रहे हो तुम। आप उसको और इनकरेज करिए कि ठीक है बेटा, आप इस टॉपिक से मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर के आइए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रभावशाली बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिफ्टेड चाइल्ड के लिए आप चुनौतीपूर्ण एवं अधिक अनुभव प्रदान करिए। इसके साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। एंड ये क्या कहता है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? एंड इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर वाले क्लासेस में भी किया है। केवल व्याकरण, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल परीक्षा, अगर आप इन तीनों को एक सिरे से कट कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि अगर आप सोशली किसी वर्क को करते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, सोशली लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने अंदर एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। क्लियर? एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासेस होती हैं वहां पे टीचर क्या है? क्या वो नियंत्रक है, सुविधा प्रदान करने वाला है, केवल परीक्षक है, या फिर केवल अनुशासन बनाए रखने वाला है? तो यहाँ पे टीचर की क्या भूमिका है? टीचर एक सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? यानी कि टीचर एक फैसिलिटेटर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एंड ये इसको आप कंप्लीट करिए। कहता है कि एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल ज्ञान विषय बनाना, कठोर अनुशासन, प्रत्येक बच्चों के लिए सीखने के अवसर को समझ एवं उनके अनुसार विकसित करना, शिक्षण करना। बिल्कुल सही बात है, एंड यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक वो है जो अपने टीचिंग प्रक्रियाओं को जो अपने बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार उनको समझ करके और फिर अपना शिक्षण करा रहा हो। क्लियर? तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन, और ये 2024 में पूछा गया है सीटेट के पेपर 2 में, दिसंबर में जो पेपर हुआ था। एंड आई होप कि आपने आज की क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं, क्या आप इस बार आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। मैं आपको बहुत जल्द आप जो यूपी टेट के सारे क्वेश्चंस हैं उसे भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। सो मिलेंगे आपसे किसी नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गाइस डू सब्सक्राइब, और अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए जो अपने सीटेट एंड टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली ये चैनल उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।